लेकिन मेरी उम्मीद है कि रैंक बेटा ये ना प्रॉपर्टी से पूछेंगे, इक्लॉन फॉर्म से रैंक थोड़ा अवॉइड करते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये फोरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म थ्योरी, बेटा फोरियर सीरीज तो ठीक है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क बना के रख लीजिए। रीजन कि एग्जाम टाइम में या फिर लास्ट 1 या 2 महीने में अगर आपको रिवीजन मोड में रहना है तो आपको वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जरूर रिवीजन में हो जाने चाहिए। और किसी भी ब्रांच में देखा जाए तो बेटा ये टॉपिक्स हर जगह पर है। कोई भी ब्रांच से आप मैथमेटिक्स से गेट का पेपर दे रहे हैं, सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा ये नवंबर लगभग एंड होने वाला है, अब दिसंबर और जनवरी 2 महीने बचे हैं और गेट 2025 के लिए। और आप में से बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड है कि सर अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। वैसे तो मैंने अपनी क्लास में टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में बच्चे जो है ना, लास्ट टाइम में मतलब जब 1-2 महीने बच्चे होते हैं रिवीजन मोड में, फिर से जानना चाहते हैं। और प्लस जो बच्चे अभी प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए, केवल अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि सर बस मैं 2 महीना थोड़ा हल्का सा ब्रशअप करना चाहता हूँ और फिर मैं देखना चाहता हूँ, तो बेटा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट 2025, बेटा वो वाला वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधे आपको एनालिसिस करके दिखा दे रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में या फिर लास्ट 1 या 2 महीने में अगर आपको रिवीजन मोड में रहना है तो आपको वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जरूर रिवीजन में हो जाने चाहिए, या फिर एटलीस्ट उनका एक बार गो थ्रू तो आपको कर ही लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। जैसे लास्ट का जब 1 वीक बचेगा तब भी ये वाले टॉपिक्स आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करने होंगे। तो बेटा टॉपिक पहले तो डिटेल वाइज देखो, सिलेबस तो आप लोग को पता है, लेकिन मैंने सोचा आपके सामने ही लिख देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ब्रांच वाइज गड़बड़ कर जाते हैं सिलेबस में, तो देखो 1 बाई 1 देखिए, यहीं पे मैं आपके सामने लगा देता हूँ टिक। CSIT और DSAI ब्रांच में बेटा ये देखो, ये कॉमन टॉपिक हैं, ये वाले तीनों टॉपिक कॉमन है तीनों ही जगह, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, है ना। उसमें जो DSAI मतलब डेटा साइंस ब्रांच है ना बेटा, उसमें जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। लीनियर अलजेब्रा में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी आता है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी आता है, वो मैंने क्लास में आपको पढ़ा रखा है, थोड़ा और बता दूंगा अभी। और बाकी और ये जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा, ये CSIT डेटा साइंस के लिए नहीं है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। यहीं पर कंफर्म हो गया, यही 3 टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स होते हैं। बाकी और किसी भी ब्रांच में देखा जाए तो बेटा ये टॉपिक्स हर जगह पर है। कोई भी ब्रांच से आप मैथमेटिक्स से गेट का पेपर दे रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए सिलेबस का हिस्सा हैं जो लिखे हुए थे। अब आगे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे, जब वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये सब लिखा हो बेटा। यहाँ जो सिविल ब्रांच है उनमें से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, सिविल ब्रांच के बच्चों को। बाकी सब कुछ पढ़ना है। हाँ एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये फोरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म थ्योरी, बेटा फोरियर सीरीज तो ठीक है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क बना के रख लीजिए। रीजन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब कि 5-6 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन छोटा सा 1 नंबर का पूछ लिया उन्होंने सिविल ब्रांच में, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क मतलब पढ़ लोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। तो ये आपका सिविल ब्रांच के अकॉर्डिंगली हो गया। मैकेनिकल ब्रांच में आपका कुछ भी नहीं छूटा है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिलेबस आपका मैकेनिकल ब्रांच का ही है, सारे टॉपिक सिलेबस का हिस्सा है। फिर आगे देखते हैं XC ब्रांच। बेटा XC ब्रांच के लिए भी सब कुछ ही मान लीजिए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म थ्योरी में क्वेश्चन मार्क है, फोरियर सीरीज को आप नहीं छोड़ सकते, वो तो आपको लेना ही होगा, यहाँ पर भी वो चीज़ चल जाएगी। अच्छा फिर केमिकल ब्रांच, बेटा केमिकल में भी यही सब चीज़ें चलाने देनी है। केमिकल मतलब ये सारी चीज़ें आपके यहाँ कॉमन सिलेबस का हिस्सा है, ये कॉमन सिलेबस का। अच्छा केमिकल फिर से लाप्लास में क्वेश्चन मार्क ही लगा देते हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं, ले भी नहीं रहे हैं, दोनों ही चीज़ें सही हैं। PI ब्रांच बेटा वही जैसे मैकेनिकल ब्रांच होता है ना, वही PI ब्रांच हो गया आपके लिए। अब EC इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की बात करें तो बेटा EC और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये जो न्यूमेरिकल टेक्निक वाला टॉपिक होता है ना, EC इलेक्ट्रिकल में तो नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में ये वाला सिलेबस में रहता है आपका न्यूमेरिकल टेक्निक, है ना ओवरऑल। अब बाकी सब तो टॉपिक्स है ही, तो ये टॉपिक्स मैंने टिक लगा दिए, तो ब्रांच वाइज आपका कंपैरिजन एक ही जगह पे हो गया। यहाँ तक ठीक हो गया बेटा। फोरियर सीरीज पढ़ना चाहिए, और ये जो ना ट्रांसफॉर्म थ्योरी ये सीधे यहाँ कैंसिल ही कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। रीजन वैसे ये है पर ये टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं आपकी बेटा इन 3 ब्रांच में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम वाले क्वेश्चन में इंपोज करते हैं लाप्लास को, फिर वो पूछते हैं, तो प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हैं, आएगा भी तो आप कर ही ले जाओगे। तो ये बेटा ये ओवरऑल एक एनालिसिस मैंने कर ली। अब इसमें स्पेसिफिक एनालिसिस लिख लेते हैं, टॉपिक वाइज देख लेते हैं चीज़ों को कि लीनियर अलजेब्रा में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बेटा मैंने यहाँ देखो अगले उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लीनियर अलजेब्रा, कॉमन टॉपिक जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है इंक्लूडिंग DSI ऑल्सो, और फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे। तो बेटा सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, जैसे 4x4 का डिटर्मिनेंट दे करके उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे ही बेटा इनवर्स निकालने के लिए पूछ लेते हैं ये लोग मैट्रिक्स में, इनवर्स निकालिए 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स या 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स, ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाता है।
फिर उसके बाद अगर आगे चलें तो बेटा यहाँ पर ये आपसे रैंक का क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। लेकिन मेरी उम्मीद है कि रैंक बेटा ये ना प्रॉपर्टी से पूछेंगे, इक्लॉन फॉर्म से रैंक थोड़ा अवॉइड करते हैं। उसका रीजन ये है कि वो थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाता है, इसलिए वो प्रॉपर्टी बेस्ड रैंक आपसे पूछेंगे। फिर बेटा नॉन होमोजीनियस सिस्टम पर क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ऐसी एक होमोजीनियस सिस्टम होता है लेकिन डायरेक्टली होमोजीनियस सिस्टम पे क्वेश्चन ना पूछ के फिर वो क्वेश्चन आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से पूछ लेते हैं। तो बेटा नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बाद आपका आइगन वैल्यूज, ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइगन वेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डायरेक्टली, क्योंकि आइगन वेक्टर का क्वेश्चन अगर आएगा तो बेटा 2x2 का आएगा, 3x3 का क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन बेस्ड होगा। तो मतलब मेनली आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। फिर उसी में एक क्लब करके बेटा कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन आपको दे देते हैं। डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन भी लेंदी हो जाता है, आइगन वेक्टर का भी लेंदी हो जाता है। अब थोड़ी किस्मत खराब है तो पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इन जनरल थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाए। तो ये आपका मोटा मोटा क्वेश्चन होगा। अब इसी में क्राउड मेथड, डूलिटल मेथड, एलयू डिकम्पोजिशन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब चीजें। तो ये आपका मैट्रिक्स में देखा जाए इतनी चीजें अगर आप कर ले जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस हैं। चाहो तो इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक, हर्मिशन, इसको हर्मिशन, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटिव, निलपोटेंट, इस तरह के मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी होती है वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये है वो कॉमन टॉपिक्स जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए, या कहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले, ठीक है। अच्छा, डेटा साइंस में ये सारे टॉपिक्स तो हैं ही बेटा। कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, एक बेटा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से क्वेश्चन ये पूछेंगे ही पूछेंगे, ध्यान रखना, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से। फिर बेटा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन पूछेंगे, कंफर्म है इस बात का, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। और ऐसे ही एक क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म से पूछ लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो यहां से क्वेश्चन आ ही जाएगा। वेक्टर स्पेस से भी ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। पार्टीशन मैट्रिक्स से हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन वेक्टर स्पेस बेटा ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको हर कैटेगरी से मिल जाएगा। किसी एक से शायद नहीं मिलेगा, 4 में से 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, देख लीजिएगा आप पेपर में। वैसे भी ये जो ना डेटा साइंस में मैथमेटिक्स लगभग बेटा 35 से 38 मार्क्स के बीच में आनी है, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब 8 से 10 नंबर जो है इतनी कैटेगरी से मिल जाने डेटा साइंस में। खैर, तो ये लीनियर अलजेब्रा की बात हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलस में। कैलकुलस में बेटा एक तो लिमिट का क्वेश्चन आप देख लेना, लिमिट का। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ लिमिट का क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, और ज्यादातर वो लोग एल ऑपिटर रूल पर क्वेश्चन दे देंगे आपको। फिर बेटा टेलर सीरीज का क्वेश्चन है ना, टेलर सीरीज, और टेलर सीरीज के बाद मैक्लॉरिन सीरीज, उसी का पर्टिकुलर केस हो गया, तो मान के चल रहे हैं कि वो एक ही चीज है। फिर बेटा मीन वैल्यू थ्योरम में लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग। लैग्रेंजे रोज थ्योरम, कॉची थ्योरम पर थोड़ा कम चांस है, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम पे ज्यादा चांस होते हैं। फिर बेटा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, मैक्सिमा मिनिमा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, और इसके बाद एक चीज है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दे देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। वैसे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब भी क्वेश्चन टॉपिक हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन गारंटी नहीं की जा सकती बेटा। ये वो टॉपिक है लगभग जिनमें से 99% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आ ही जाना है, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखे। यहाँ तो ये सब सेम ही है, तो ये वाली चीज सेम ही है, पूरा एक जैसा ही सिलेबस है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं है जैसे लीनियर में थे। इतना क्लियर। थोड़ा सा फिर आगे बेटा आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अलावा आप चाहो तो यहाँ पर ना वो वाली चीज कर सकते हो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, वहां से क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं। जैकोबियन पर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन कभी मैंने देखा है पूछते हुए इन लोग को कई केस में। अच्छा, अब जब हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं तो बेटा इसमें ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड वाले में आएगा। अब वो कहाँ से आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कंफर्म है बेटा। या तो क्वेश्चन ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन आपको देंगे, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और या फिर बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये वाला क्वेश्चन दे देंगे आपको। इन दोनों में से इस किसी एक कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। या फिर क्वेश्चन बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा, ये ध्यान रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही बेटा एक स्पेशल केस होता है बेस थ्योरम, सुना होगा नाम कभी आपने बेस थ्योरम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा या बेस थ्योरम का होगा, तो समझ लीजिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये चांस पूरे हैं क्वेश्चन आने के। और एक क्वेश्चन जो आएगा वो इंडिपेंडेंसी का या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आपको मिल जाएगा। अब उसमें एडिशन थ्योरम लग रही है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रही है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से इन्वॉल्व हो रहा होगा। बेटा जब स्टैटिस्टिक्स की बात करें
तो आपका क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ जाता है या फिर पॉइजन से आ जाता है। बाइनोमियल और पॉइजन में से किसी एक जगह से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कंडीशनल और बेस से आया था। फिर उसके अलावा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आने के चांस रहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए एक्सपोनेंशियल है, लेकिन बाकी ओवरऑल सारी ब्रांचों को देखा जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। और आजकल बेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। तो पहले तो हम ये कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ ही जाना है, लेकिन अब इधर ट्रेंड मैंने देखा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नॉर्मल में क्लब करके रख देते हैं। तो फिर यहाँ ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़ लेना। ये वाले डिस्क्रीट हैं, ये कंटिन्यूअस है ना, तो इतना देख लीजिए। और बेटा एक पीडीएफ बेस्ड क्वेश्चन, पीडीएफ सीडीएफ आपको सिखाया गया होगा, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाता है 1 मार्क्स का। चांस पूरे हैं। अब ये नहीं है कि हर ब्रांच में सारे आ जाएंगे, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में। अब ऐसे तो कोरिलेशन, रिग्रेशन, कर्व फिटिंग वो सब भी है, पर बेटा वो 100% श्योरिटी नहीं है, यहाँ से लगभग श्योरिटी पूरी ही है। अब कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में, वो वाले बेटा जॉइंट पीडीएफ का क्वेश्चन, अब जॉइंट पीएमएफ का क्वेश्चन ना आकर के जॉइंट पीडीएफ का क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, 2 कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लेंगे, उसके लिए जॉइंट पीडीएफ का क्वेश्चन बना देंगे। पीएमएफ का क्वेश्चन थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा बेटा फिर आपका टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट है, तो ध्यान रखना टी टेस्ट पर भी क्वेश्चन आने का चांस है और काई स्क्वायर टेस्ट पर भी क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर बेटा डेटा साइंस में लगभग 17 to 18 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आनी है, 17 से 18 नंबर 100 में से, क्योंकि 36 मार्क्स की अगर मैथमेटिक्स आनी है तो उसमें 17-18 नंबर प्रोबेबिलिटी के होते हैं, 8 से 10 नंबर बेटा लीनियर अलजेब्रा के होते हैं, 8 से 10 नंबर यहाँ पे होते हैं। आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हैं। देखिए डेटा साइंस में 8 to 10 मार्क्स, आपको कहा था ना वेटेज भी बताना है, यहाँ पर भी बेटा 8 to 10 मार्क्स इतना आना है। और इस सिचुएशन में बेटा 17 to 18 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के मिलेंगे। तो ये वाले वो टॉपिक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जेड टेस्ट क्यों नहीं लिख रहा बेटा? जो जेड टेस्ट है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो निकल के डायरेक्ट आया है, बस जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू उसमें लिखनी होती है, तो क्वेश्चन दिखेगा वहाँ भी, वो भी बात सही है। आप चाहो तो उसे लिख लो, वो बेटर रहेगा। तो ये है जेड टेस्ट या जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए 3 बड़े चैप्टर्स के, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। आगे देखते हैं बेटा, अब बाकी ब्रांचेस की बात करें। अब डेटा साइंस और सीएसआईटी वाली चीज़ें खत्म हो गई है ना, और कॉमन भी खत्म। अब बेटा ये वाली चीज़ है जो उनके अलावा सीएसआईटी डेटा साइंस के अलावा जो टॉपिक्स हैं, वेक्टर कैलकुलस में आपको पढ़ना क्या है? देखो, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और कभी कभी यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन लगा देते हैं। मतलब इन 4 में से किसी एक कैटेगरी से क्वेश्चन मिलना है, चारों में से नहीं। और हर एक के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप जानते हैं कैसे हैंडल करना है। बेटा जब थ्योरम्स की बात करेंगे तो या तो ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन करोगे या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन करोगे। यहाँ से क्वेश्चन, उसमें भी बेटा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ग्रीन्स थ्योरम भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। वेक्टर कैलकुलस में बस यही टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिएगा आप। फिर जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे आते हैं बेटा, यहाँ ना एक तो आयोटा से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, आयोटा समझते हो ना, आई इमेजिनरी नंबर जो है। फिर दूसरा बेटा कॉची रीमा इक्वेशंस, कॉची रीमा इक्वेशंस या उसी से कंक्लूजन होता है एनालिटिक फंक्शन। तो ये आपको मैंने पढ़ा रखा है एनालिटिक फंक्शन, और नहीं भी पढ़ा रखा है तो कहीं ना कहीं से रिवाइज कर लीजिए अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा है तो। या तो कॉची रीमा इक्वेशन या एनालिटिक फंक्शन का क्वेश्चन होगा। हाँ, इसी में बेटा मिलने थॉमसन का क्वेश्चन भी डाल देते हैं वो, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में यहाँ तो हम गेट के लिए बता रहे हैं, तो गेट के लिए बेटा यही सही है, एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमा इक्वेशन, ये कंफर्म हो गया। फिर अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो बेटा केवल एक ही थ्योरम पढ़ो, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, उसी का पर्टिकुलर केस कॉची इंटीग्रल थ्योरम होता है। तो मैंने सीआरटी लिखा हुआ है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, और चाहो तो बेटा इसका पर्टिकुलर केस कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, बस इतना पढ़ लीजिए कॉम्प्लेक्स में, सीआर इक्वेशंस, एनालिटिक फंक्शन, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो ये वाली चीज़ों से क्वेश्चन आने की चांस है, और या फिर आयोटा की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आएंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन कहाँ से आता है बेटा? ध्यान रखना, एक तो ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ऑर्डर और डिग्री निकालिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। फिर बेटा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लास 12th में पढ़ा था आपने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन आ जाता है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन एक आ जाता है वेरिएबल सेपरेबल। अब सब थोड़ी आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर से याद रखना।
कुछ लोग क्लेम करने लगेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी आने हैं, हम भी कह रहे हैं इतने नहीं आने। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल से नहीं देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दे देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से नहीं देंगे तो वेरिएबल सेपरेबल से दे देंगे। इसके अलावा बेटा CF PI वाले में CF वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस याद रखना, PI के क्वेश्चंस भी अगर करोगे तो खाली केस 1 और केस 2 के क्वेश्चन करना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, खाली CF से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं। और दूसरा आजकल जो है ना वो बेटा कॉची होमोजीनियस, या होमोजीनियस नहीं भी लिखो, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो मेथड होता है जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं, बेटा ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट की कैटेगरी में लगता है, लेकिन अगर वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल कोफिशिएंट, वी हैव सो मेनी मेथड्स इन विच कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस। बेटा ये ज्यादा जरूरी है तो इसलिए ध्यान रखना इसमें, पता इतना बहुत है। हाँ, और कभी कभी क्वेश्चन आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा बेटा, तो वो ऑप्शंस से आप कर लीजिएगा, ऑप्शंस से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ, वैसे एक और छोटी बात मेरे को दिमाग में आ रही है, क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से भी क्वेश्चन, ये सिविल मैकेनिकल के लिए मेनली मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज पार्शियल वाली चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ है वो इंपॉर्टेंट। अब न्यूमेरिकल टेक्निक पे चलते हैं। बेटा जब न्यूमेरिकल टेक्निक की बात होगी तो याद रखना न्यूटन रेप्सन मेथड, सबसे पहला काम आपको यही रिवाइज करना है, एग्जाम से 2 दिन पहले भी रिवाइज करना है तो न्यूटन रेप्सन मेथड ही रिवाइज करना है। फिर बेटा आपको ना ट्रेपेजॉइडल रूल रिवाइज करना, रिपीट करना है। और बेटा एक ऐसा ही सिम्पसन्स में भी बेटा 1/3 रूल ध्यान रखना, सिम्पसन्स 1/3 रूल। जब जिन बच्चों के न्यूमेरिकल टेक्निक सिलेबस में देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाना है इन दोनों में से एक कैटेगरी से। और अगर बहुत आप सेफ्टी चाहते हो तो बेटा एक होता है फॉरवर्ड आइलर मेथड, फॉरवर्ड आइलर मेथड और बैकवर्ड आइलर मेथड, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आप अपनी कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा। आइलर यूलर कहते हैं उसे आप लोग, यूलर मेथड, फॉरवर्ड यूलर मेथड और बैकवर्ड यूलर मेथड। यहाँ से अब आरके मेथड और मॉडिफाइड यूलर मेथड, उन सबको अवॉइड करिए, ये है इंपॉर्टेंट। तो न्यूमेरिकल टेक्निक पता चल गया। बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब अपने सिलेबस के हिसाब से देख लेना कौन सी चीज़ आपके सिलेबस में, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स अगर आपके पास है तो बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वो नोट्स पढ़ लीजिए, मेनली सिविल मैकेनिकल में क्वेश्चन आ गया तो। और ईसी इलेक्ट्रिकल वाले जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। बेटा फोरियर सीरीज में भी केवल और केवल आप आइलर रिजल्ट्स या यूलर रिजल्ट्स को फॉलो करो, बस इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको दिखने हैं। तो ये है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आप मान सकते हैं कि जो 13 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स आनी है तो बेटा उसमें से लगभग मान लीजिए 11-12 नंबर का क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आने हैं। 1 या 2 क्वेश्चन कहीं इधर उधर का आपको दिखेगा, मतलब 10 to 11 मार्क्स का आउट ऑफ 13 मार्क्स मैं गारंटी दे सकता हूं कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, ये जो मिला करके हमने लिखा है। हालांकि क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं, पर ऐसा ही होता है। हाँ, अब किस्मत खराब है, 1-2 नंबर इधर उधर से कुछ आ जाए वो अलग बात होती है, पर हम लोग इन जनरल जो पैटर्न चल रहा है बेटा उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो ये सिलेबस भी पता चल गया और डिटेल एनालिसिस भी। ये हमारा क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ चलो वापस आ गया। तो बेटा फाइनल एक बार और कंक्लूजन दिखा देते हैं। बेटा ये देखो सिलेबस था, हमने ब्रांच वाइज सब लिखा हुआ है और क्वेश्चंस आपको मालूम ही है। अगर आप चैप्टर वाइज भी देखें तो यहाँ पे देखो 1+2 क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 1। बेटा यहाँ पर भी 1+2 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 1+2 क्वेश्चन। अब 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और मतलब ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी कह सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस से बेटा 1 ही क्वेश्चन मिलना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 1 क्वेश्चन मिलना है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक से 1 क्वेश्चन मिलना है, फोरियर और लाप्लास से कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मिले। तो ये इस तरह से 13 मार्क्स का वेटेज है सामने जो दिख रहा है आपका। तो बेटा टॉपिक वाइज सिलेबस भी पता चल गया, ब्रांच वाइज क्वेश्चंस का वेटेज भी मिल गया आपको, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सामने लिखे हुए हैं, जिसमें ये कॉमन ब्रांच के लिए था और वो स्पेशल डेटा साइंस ब्रांच के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है कि बेटा इस तरीके से आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। और एक अनाउंसमेंट और कर दूं, 24 नवंबर से बेटा दिन में 12 से 2:30 के बीच में यूट्यूब पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, YT क्रैश कोर्स, है ना, गेट वाला के ऑफिशियल चैनल पर मैथमेटिक्स का YT क्रैश कोर्स इंजीनियरिंग मैथ का हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जितने टॉपिक्स लिखे हैं वो हम थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस वहां कवर कर देंगे। चलिए बेटा मिलते हैं फिर 24 तारीख को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूट्यूब के क्रैश कोर्स में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।